फ्यूचर ऑफिसर, स्वागत है आप सभी का ओनली आज के टारगेट फिल्म 2021 में करंट अफेयर्स का रिवीजन एमसीक्यूज के थ्रू आने वाले फिल्म 2021 के लिए आप ओनली आइस का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ओनली आइस नथिंग एल्स के नाम से है। वहाँ पे आपको यूपीएससी से रिलेटेड रिक्विजिट मटेरियल, गाइडेंस वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आपको चैनल का नाम लिखना है टेलीग्राम पे ओनली IAS नथिंग एल्स, इस नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा। आप खुद भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपने साथी बंधुओं को ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो बंधु अपने 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ओनली आइस की तरफ से एक नया जो है इनिशिएटिव शुरू हो चुका है, जिसका नाम है डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम। 31 मई से शुरू हो रहा है। कहाँ पे मिलेगा आपको कोर्स? आपको जाना होगा dpp.onlyis.in पे। कोई इशू हो तो आपको कॉल करना है 7007931912, ये नंबर है। अब ये कोर्स के अंदर क्या रहेगा, देखो इस कोर्स में रोजाना 10 MCQs रहेंगे प्रैक्टिस के लिए। मतलब रोज पढ़ाई करो, रोज टेस्ट दो और अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते रहो। NCERT की जो रेलेवेंस है वो हम सब लोग जानते हैं एग्जाम में किस तरीके की है। तो NCERT को याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है उसके टेस्ट हम अटेम्प्ट करें। तो NCERT के आपको टेस्ट मिल जाएंगे, फिर इसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, फुल टेस्ट सीरीज GS के फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। CSET की भी आपको चिंता नहीं करनी है। आपको NCERT के क्लास 6 से लेके 12 तक कंप्लीट वीडियोस आपको मिलेंगे। आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, प्री एज वेल एज मेंस दोनों का। ऑल इंडिया रैंक भी रहेगी, डेडिकेटेड मेंटरशिप रहेगी। मोबाइल ऐप के थ्रू भी यूज़ करो, कंप्यूटर के थ्रू भी यूज़ करो, कैसे भी आप यूज़ करो, इट्स अप टू यू। तो आप जा सकते हैं वेबसाइट पे और आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो, पहले क्वेश्चन में दिया है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे सेफगार्ड दिए हैं ताकि इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से काम कर सके। इसी से रिलेटेड हमें दिया है कि इलेक्शन कमिश्नर को हम रिमूव किस तरीके से कर सकते हैं। वी हैव 3 स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट बोला है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को प्रेसिडेंट हटा सकता है अगर पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास कर दे। दूसरे में बोला है कि किसी भी इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जा सकता है अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंडेशन भेज दे प्रेसिडेंट को, और ऐसी सभी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगी। तीसरा बोला है कि भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी भी इम्पीच किया गया हो, ठीक है। देखो पहला अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जहाँ तक रिमूव करने की बात आती है तो उसमें वो सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे जो प्रोसीजर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को या हाई कोर्ट के जज को करने के लिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में देखिए क्या दिया है, ये स्पेशल मेजोरिटी के साथ हो गया। दूसरा आप देखो कि इसमें बोला है कि अगर इलेक्शन कमिश्नर को हमें हटाना हो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर प्रेसिडेंट को लिखेगा और वो बाइंडिंग होगा। ऐसा कोई बाइंडिंग वाला कोई क्लॉज नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। तीसरा देखिए क्या है, इसमें लिखा है कि भारत के इतिहास में ऐसा सिर्फ एक बार हुआ है कि जब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कमीशन के इलेक्शन कमिश्नर CEC को इम्पीच किया गया एक बार। तो ये गलत है, भारत के इतिहास में आज तक कभी भी नहीं हुआ। रीज़न क्या है, 2009 के अंदर उस समय एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे नवीन चावला नाम से। उस समय के जो CEC थे एन गोपाला स्वामी ने प्रेसिडेंट महामहिम प्रतिभा पाटिल जी को लेटर लिखा कि भाई ये नवीन चावला जी है वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं 2009 के अंदर। बट वो प्रेसिडेंट ने वो बात नहीं सुनी और 2009 के बाद ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए नवीन चावला जी, और 2009 के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार आ चुकी थी। तो भारत के अंदर आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया गया हो। तो ये क्वेश्चन आपका मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है, आपको कभी ना कभी हर साल लगभग इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है, या तो स्टेट PCS में हो या UPSC में हो। उसमें पूछते हैं कि भाई हम इलेक्शन कमीशन को किस तरीके से और उसकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये है कि हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है ना उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है। तो ये बात की जा रही है कि भाई उनको सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर मिले हमारे इलेक्शन कमिश्नर को इक्विवेलेंट, जो कि हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अवेलेबल है। यहाँ आप हिंदी के अंदर देख सकते हो। दूसरे में दिया है कि मेंबर और चेयरमैन UPSC से रिलेटेड दिया है। पहला दिया है कि मान लीजिए कि कभी चेयरमैन का ऑफिस वैकेंट हो जाए, मान लीजिए चेयरमैन छुट्टी पे चले गए, बीमार है इस तरीके से, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा कमीशन का वो चेयरमैन की ड्यूटीज फुलफिल करेगा। सेकंड दिया आर्टिकल 318 के अंदर ये बोला गया है कि पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है कि कमीशन के अंदर कितने मेंबर होंगे, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज। तीसरा बोला है कि मान लीजिए कि कोई आदमी चेयरमैन है और उसका टेन्योर एंड हो जाता है
65 साल की एज से पहले, तो वो दोबारा अपॉइंट किया जा सकता है एज ए चेयरमैन। मतलब इसमें बेसिकली बड़ा सा स्टेटमेंट है, बट इसमें बात की गई है कि रीअपॉइंटमेंट कैसे कर सकते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट देखो, ऐसा कोई क्लोज नहीं है कि अगर चेयरमैन छुट्टी पे हो या वैकेंट हो तो उसमें सीनियर मोस्ट कोई मेंबर होगा वो डिसाइड करेगा, बिल्कुल गलत है। प्रेसिडेंट किसी को बोलेंगे कि भाई आप जो है वो कर लीजिए, इसका जो चेयरमैन का कामकाज है आप देख लीजिए कुछ दिन के अंदर। दूसरा तो आप इजीली कैंसिल आउट कर दोगे, क्योंकि पार्लियामेंट के पास ये पावर नहीं है कि कमीशन के कितने मेंबर होंगे, उनकी कंडीशन ऑफ सर्विसेज क्या होंगे, इनके बारे में डिसाइड करना। इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थर्ड देखो, थर्ड के अंदर क्या दिया है कि चेयरमैन को रीअपॉइंट किया जा सकता है, ये गलत है। रीज़न क्या है, देखो मान लो कि 6 साल का टेन्योर रहता है और रिटायरमेंट की एज है 65। कोई आदमी को 55 की एज में चेयरमैन बना दिया तो वो ऑब्वियस है कि 61 में वो रिटायर हो गया। बट अगर एज वाइज उसकी बात करें तो अभी भी उसके पास रिटायरमेंट के लिए 4 साल बाकी है, तो उन 4 सालों के लिए हम उसको चेयरमैन नहीं बना सकते, रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। बट अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो कोई मेंबर हो तो मेंबर को हम चेयरमैन के तौर पे रीअपॉइंट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, कोई भी सही नहीं है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा गलत है। हिंदी में आप यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कुछ लेक्स के नाम दिए हैं, लेक मतलब झील के नाम, और उनके सामने हमें दिए हैं एसोसिएटेड रीजन। पहला बोला है पेंगोंग सो, पोंगडैम लेक, रुद्रसागर लेक। पेंगोंग सो तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी क्योंकि अपना गलवान वैली के अंदर जो क्लैश हुआ था चाइना के साथ, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेंगोंग सो तो आप इजीली कर दोगे कि भाई लद्दाख के अंदर है। रुद्रसागर लेक कहाँ पे है, हिमाचल के अंदर नहीं है, दिस इज लोकेटेड इन द त्रिपुरा। नाउ वी हैव टू लुक एट दी पोंगडैम लेक। तो ये पोंगडैम लेक, इसको महाराणा प्रताप सागर के नाम से भी जानते हैं, ब्यास डैम के नाम से भी जानते हैं। ये एक टाइप का वेटलैंड है, बट इट इज़ नॉट लोकेटेड इन द जम्मू, इट इज़ लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश। So we have eliminated statement 2 and statement 3. Now we are left with the only option A, that is 1 only, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया। ये कहाँ पे है, देखो मैप के थ्रू अगर देखेंगे तो ये अपना गलवान हो गया और ये अपना पेंगोंग लेक हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो ये LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो हमारा अक्साई चीन वाला हिस्सा चाइना ने ले लिया। तो पेंगोंग सो लेक एक टाइप की ब्रैकिश वाटर लेक, और कुछ हिस्सा इसका भारत में है, बट मेजोरिटी ऑफ द हिस्सा इसका जो है वो तिब्बत के अंदर आता है। बेसिकली हम बोल सकते हैं चाइना के अंदर भी आता है। सेकंड अपना पोंगडैम लेक जम्मू के अंदर नहीं है, इट इज लोकेटेड इन द हिमाचल प्रदेश। एंड थर्ड वन इज द रुद्रसागर लेक, इट इज लोकेटेड इन द त्रिपुरा। क्वेश्चन नंबर 4 इज में क्या दिया है कि चंगाली कोदान नेंद्रान बनाना, ये रिसेंटली एक बनाना था, चंगाली कोदन नेंद्रान। इस बनाना के बारे में देखिए क्या हमारे स्टेटमेंट सही हो सकते हैं। पहला बोला है कि एक बनाना की ऐसी वैरायटी है जो कि कल्टीवेट होती है, ओरिजिनेट होती है तमिलनाडु के अंदर। दूसरा बोला है कि रिसेंटली इसको GI टैग मिला है। देखो पहला गलत है, केले की एक वैरायटी है बट ये तमिलनाडु के अंदर नहीं होती है। दिस इज कहाँ पे अवेलेबल है, ये अवेलेबल है केरला के अंदर। और दूसरा क्या है, बिल्कुल सही है, ऑर्गेनिकली इसको ग्रो किया जाता है और इसको रिसेंटली GI टैग मिला है। यहाँ पे आप देख सकते हो केरला के थ्रूसूर जिले के अंदर ये वैरायटी जो है वो भारत पूजा रिवर। तो अगर आप देखोगे ना जियोग्राफी अगर आप देखते होंगे तो आपको ये पता चलता होगा ना कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर, पश्चिम में कौन सी नदियाँ बहती हैं, पूर्व में कौन सी नदियाँ बहती हैं। तो भारत पूजा, श्रावती, इस तरीके से आपको ध्यान होना चाहिए कि वेस्ट में कौन सी, ईस्ट में कौन सी। दूसरा सही है, इसको GI टैग मिला हुआ है। बाकी ये येलो कलर का है, पीला है, मीठा है, ये सब अपने को याद करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज UPSC में नहीं आता है इस तरीके का फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ठीक है। हिंदी में आप यहाँ पे देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हमें 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला तो क्या है कि इसमें बोला है कि एक टाइप की इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड फैसिलिटेट करती है पुलिस कॉपरेशन एंड द क्राइम कंट्रोल। सेकंड में बोला है कि इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1950 एंड थर्ड वन सेज दैट इट इज हेडक्वार्टर इन द जिनेवा, स्विट्जरलैंड। देखो ये इंटरपोल जो है ना, इसके नाम में पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है बट कोई पुलिस नहीं है। ये क्या है कि कंट्रीज़ क्या है, कंट्रीज़ की पुलिस आपस में कोऑर्डिनेट करती रहती है। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे और कई बार देखते होंगे रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया, पर्पल कलर का नोटिस जारी कर दिया, इस तरीके से। तो ये कोऑर्डिनेट करती है, ये बिल्कुल सही है। दूसरा गलत है, 1950 के अंदर इसको एस्टेब्लिश नहीं किया गया था। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर इसको ये लोकेटेड नहीं है, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के अंदर लोकेटेड है। तो सेकंड और थर्ड अगर कैंसिल आउट हो जाता है तो ऑप्शन नंबर A 1 ओनली। तो इंटरपोल
क्या है इंटरपोल के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। एक टाइप से ये कोऑर्डिनेट करता है। हेडक्वार्टर इसका लायोन फ्रांस के अंदर है, ठीक है। तो ये इतनी सी इसमें बात है। हिंदी में आप यहाँ पे देख सकते हो। और पिछला अपना प्रीवियस सेशन था, उसके अंदर था कि भाई अटल बीमा योजना क्या है। देखो अटल बीमा योजना में क्या है, 18 से 40 साल की अगर किसी की एज है तो वो कुछ पैसे हर मंथ कंट्रीब्यूट कर सकता है। उन पैसों के बाद क्या होगा, जब वो 60 साल से ऊपर का हो जाएगा तब उसे अश्योर्ड जो है वो पेंशन मिलेगी 5,000 की। तो ये एक टाइप से सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, ठीक है। अब आज आपका अपना जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि भारत में ऐसी कौन सी एजेंसी है जो इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करती है या जिसको भारत के अंदर जिम्मेदारी दी गई है कि भैया आप इंटरपोल के साथ कोऑर्डिनेट करिए। साथ ही साथ आप आज ये वीडियो को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं इन सब के बारे में आप रिव्यू दे सकते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी आपको लगा हो। अपनी परफॉर्मेंस भी आप ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इन वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को आप शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इनका बेनिफिट ले सकें। तो ऑनलाइन से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।